सरकार को वो कानून पहले ही लगा देना चाहता है। चक्कर में नौकरी सबको सरकार तो दे नहीं सकती। अब जो दूसरे प्रत्याशी की बात करी आपने, उनका तो ये जिला पंचायत क्षेत्र भी नहीं है, अपना बोर्ड भी नहीं है इस क्षेत्र में उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतरा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 25 नंबर वार्ड स्थल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर वीर सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो निवर्तमान यहां पे जिला पंचायत सदस्य भी हैं और इस बार दोबारा जनता के बीच पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं वीर सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद। सर, दोबारा आप क्षेत्र में उतरे हैं। आप पिछले 5 साल भी आपने क्षेत्र में कार्य किया है, तो कार्य आपका जो ये 5 साल थे वो कैसे रहे हैं और दोबारा आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रहा हूँ। इस बार भी पार्टी संगठन ने मेरे पे विश्वास किया है और फिर मुझे अधिकृत किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी है, माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी है, उनका एक बार मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाया और मुझे इस योग्य समझा कि पार्टी की मैं नीति रीति पर काम कर रहा हूँ और आगे भी पार्टी की नीति रीति पर काम करूँ। आपने पिछले 5 साल जो क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है, आपके सबसे बेहतर कार्य कौन से यहाँ पे रहे हैं? और कुछ कार्य आपके ऐसे भी रहे होंगे जो पूर्ण नहीं हो पाए, तो आगे जनता के लिए आपकी क्या सौगात है अगर जनता का आपको सहयोग और प्यार मिलता है तो? देखिए, जब 2019 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना था तो मेरी जिला पंचायत क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। अपने हड़चावाला से शुरू हो जाता है, हड़चावाला स्थल से, और अपने इधर से लो सैदरा, चामासरी, बालूगंज, इधर सुहाकोली, बुरासकंडा और धनोल्टी तक मेरा क्षेत्र लगता है। 11 तक दूरस्थ क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र लगभग अगर दूरी तय करें हम तो हड़चावाला से तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी बैठती है। बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है और अलग अलग ग्राम पंचायतें हैं। मेरी लगभग 17 ग्राम पंचायतें मसूरी विधानसभा में हैं और 6 ग्राम पंचायतें रायपुर विधानसभा में हैं। रायपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत तो सर प्लेन क्षेत्र में, पर जो 17 ग्राम पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में है। सर्वप्रथम मैं जब 2019 में बना था तो मैंने यहाँ उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, अपने गणेश जोशी के माध्यम से हमने सर्वप्रथम एक कालीराव नदी पुल है यहाँ पे मेरे ऑफिस के आगे 12 किलोमीटर सैदरा में पड़ता है और बरसात में बड़ी दिक्कत होती थी सैदरा और क्षेत्रवासियों को और पर्यटकों को आने की। वहाँ पे जब रपटा पड़ा हुआ तो पानी आता तो बहुत तेज़, तो उसमें एक एक घंटे गाड़ी इधर उधर नहीं जा सकती थी। अब पर्यटकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैंने निवेदन किया था उस टाइम पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से और अपने मंत्री गणेश जोशी से। तो पुल सबसे प्रथम हमने 2 पुल सैंक्शन कराए। कालीराव पुल जिसमें आप आए होंगे भी चल के, बनकर तैयार हो गया था 2021 में लगभग तैयार हो गया था। और एक ही आगे जाके 1 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर आगे जाके मजाड़ा पुल है, मजाड़ा पुल भी बना है, वो भी 3 करोड़ की लागत से। और अपने जो कालीराव पुल बना वो अपने 5 करोड़ की लागत से बना है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि जो लोगों को पर्यटकों को परेशानी होती थी, गाँव वालों को परेशानी होती थी आने जाने में, तो उन बाधाओं को हमने दूर करा। ऐसे ही अपने क्षेत्र में हमने माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से अपने सहजदारा से सरोना और सरोना से सुहाकोली सड़क का जो अपने पीएमजी सॉइस से अभी सड़क का काम चल रहा है। अभी कुछ काम हो चुका है, कुछ बाकी भी है। तो अपने सहजदारा से सुहाकोली अपने मसूरी पे बाईपास का काम भी करेगा। 27 करोड़ की लागत से वर्तमान में काम चल रहा है और 50% कार्य इसमें हो चुका है। ऐसे ही अपने मालदेवता शेर की सिल्ला मार्ग 15 किलोमीटर सिल्ला तक है, मालदेवता सिल्ला तक, और 17 करोड़ की लागत से उसमें भी कार्य वर्तमान में चल रहा है। उसमें भी अभी 40% कार्य हो चुका है। ऐसे ही हमने भैंकली खाला से क्यारा 7 किलोमीटर रोड है और 3.5 किलोमीटर की लागत से वो भी स्वीकृत है। उसमें भी कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी होगा अभी इस टाइम पे। ऐसे ही हमने अगर स्कूलों की बात करें तो हमने छोटे मोटे स्कूल जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो 22 स्कूलों को मैंने अपने कार्यकाल में 22 स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया है। जिनकी छतों की बड़ी स्थिति खराब थी, कहीं टपकता था, कहीं प्लस्तर झड़ रहा था, कहीं फर्श में टाइल नहीं थी, तो उन स्कूलों को मैंने 22 स्कूलों का कार्य किया है। और ऐसे ही अपने इंटर कॉलेज में बगदौरी खाली इंटर कॉलेज है,
वहाँ पे एक माननीय मंत्री जी के सहयोग से एक बड़ा टीन सेट डाला हमने, 40x100 का टीन सेट डाला, जिसमें छत टपकती थी और बड़ी दिक्कत होती थी। उसमें मीटिंगें भी हो सकती, गाँव वाले भी कर सकते हैं। उसमें अपने टीन सेट का निर्माण किया, उसकी रेलिंग लगाई, उसमें टाइल का निर्माण किया, उसका सीढ़ी का बनाई। ऐसे ही 2 बिल्डिंग बनाई उसमें, एक 26 लाख की लागत से और एक 52 लाख की लागत से। 2 अंतरिक्ष एक में बनाए, 4 इसमें बनाए। और उसमें जब 2020 में मैं स्कूल में गया था, 2019 में 20 में मैं स्कूल में गया था, प्रिंसिपल रूम था। प्रिंसिपल जब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी तो मुझे भी बड़ा वो हुआ कि जो प्रिंसिपल रूम था उसका वही रूम टपक रहा था। तो मैंने सर्वप्रथम वो 10 लाख की लागत से पहले उस रूम का छत डलाया और उसमें आंतरिक शौचालय का काम भी करा, 2.5-3 लाख रुपए वो करे। और ऐसे ही अपने ब्रासकंडा इंटर कॉलेज चलचला में स्थित है, वहाँ भी 2 बिल्डिंगों माननीय मंत्री जी के सहयोग से, अपने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के सहयोग से 1 करोड़ 25 लाख की बिल्डिंग बनाई। उसमें 8 कक्ष हैं और एक 52 लाख की लागत से बनाई, उसमें 6 कक्ष हैं। और उसमें अपनी जिला योजना के माध्यम से मैंने एक अपने 2 कक्षों का निर्माण कराया। और अपने उसमें जो आंगन था उसका बड़ी स्थिति खराब थी, उसमें ऊबड़ खाबड़ था, उसमें टाइल्स का निर्माण, बाउंड्री का निर्माण और गेट का निर्माण अभी करा है। और छोटे मोटे काम जो होते हैं अपने जिला पंचायत निधि से वो भी कराए हमने। जैसे क्षेत्र में अपने इसमें तलैनी घाट, चामासारी तलैनी घाट रोड थी, वहाँ रोड नहीं थी। जब मैं पिछली बार 2019 में गया था तो वहाँ पे रोड नहीं थी, तो 1.5 किलोमीटर अपनी जिला योजना से हमने जिला पंचायत से वो रोड कटाई। ऐसे ही अपने बगदारी खाल से नीचे रास्ता जाता है, उसका निर्माण कराया है। अपने धनोला में एक मंदिर है तो उसमें टीन सेट का निर्माण कराया है। अपने बगड़ा धोरण में मंदिर है तो उसमें भी टीन सेट, टाइल्स और रेलिंग का निर्माण कराया है। और अपने कालडीघाट पंचायत में अपने वहाँ पे शादी ब्याह होती थी, बड़ी दिक्कत का सामना करता था, वो हमने बारात घर के लिए जगह समतल कराई, 12 लाख की लागत से वो कराया। उसमें एक अंतरिक्ष कराया, अंतरिक्ष का निर्माण कराया 6 लाख की लागत से। और यहाँ से अपने सहजदरा से चामासारी तक सड़क का निर्माण माननीय मंत्री जी के सहयोग से 15 किलोमीटर का निर्माण कराया, ये भी 5 करोड़ की लागत से है। और अभी और भी कार्य कुछ शेष बचे हुए हैं, जो कि बड़ी स्थिति यहाँ की गांव अलग अलग है जहाँ पे रोडों का हमने प्रस्ताव दे रखा है। जैसे एक सड़क है अपने चामासारी से लवारीगढ़ है, तो उसका प्रस्ताव ज्वाइंट सर्वे हो चुका है, वो भी शासन में जा रखी है रोड, वो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी, उसे भी पूरा करेंगे। ऐसे ही एक सड़क है गढ़ से ब्रासकंडा, वो भी उसमें अलाइनमेंट की दिक्कत है, पैसा सेंक्शन हो रखा, सब कुछ हो रखा, फॉरेस्ट की एनओसी भी लगभग उसमें 200 मीटर का क्षेत्र ढाल, तीव्र ढाल है। तो फॉरेस्ट वाले पीडब्ल्यू वालों ने बोला पहले ये अलाइनमेंट हमें सही करना पड़ेगा तब हम उसे करेंगे। ऐसे ही मोटीधार मसराना है, मोटीधार मसराना में सड़क स्वीकृत है, सब कुछ स्वीकृत है। जैसे भारत सरकार को गई तो उनके गूगल मैप जो होता है, गूगल मैप पे दिखाया एक रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, तो उसमें तीव्र ढाल है, तो भाई इसमें गूगल मैप पे दिखा रहा है ये रास्ता है, तो उसमें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लिख के दिया हो भाई बिना अलाइनमेंट का रास्ता है और तीव्र ढाल है, इसमें वैसी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो उस दोबारा शासन में गया हो तो वो भी जल्दी में स्वीकृत हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्यारा से धंधोल्टी है, 12 किलोमीटर तो सैंक्शन हो रखा था। जब भारत सरकार को गया हो तो भारत सरकार ने कहा भाई एक जंगल से शुरू हो रहा है रोड और दूसरे जंगल में जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये रोड बाईपास के नाम से होगा, जैसे क्यारा से धंधोल्टी निकलेगा। तो 8 किलोमीटर का हमने और सर्वे रगड़ से आगे 8 किलोमीटर का सर्वे और कराया है, तो 8 किलोमीटर शासन में जा रखा है। जैसे उसकी स्वीकृति मिलेगी तो बाईपास का हुई क्यारा से धनोल्टी बाईपास का काम करेगा, उसमें भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसमें प्रयास करेंगे। वहाँ के लोगों को भी, मैं भी परसों क्यारा गांव गया था, क्यारा से वो धनोल्टी से हम क्यारा नीचे उतरे तो हमें ही आने में वहाँ पे 3 घंटे लगे। सुबह गए थे 11 बजे और नीचे अपने 5 बजे उतरे हम नीचे, तो 8-9 किलोमीटर हम भी पैदल चले। पहले भी मैं 3-4 बार गया, वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं सर्वप्रथम वहाँ पे अभी जैसे हमारे इलेक्शन नहीं पड़ जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी मिलूंगा कि भाई 8 किलोमीटर उसकी सैंक्शन जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे वहाँ के लोगों को लाभ मिल जाए। ऐसे ही अपने छमरूली से डोमकोट है 4 किलोमीटर सड़क, तो उसकी एनओसी वगैरह ज्वाइंट सर्वे हो रखा है, तो फॉरेस्ट में जा रखा है, तो उसका भी जल्द निराकरण हो जाएगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो फॉरेस्ट में हमारा जो क्षेत्र है, गाँव दूर दूर है और फॉरेस्ट में बीच में फॉरेस्ट पड़ता है, तो इसलिए प्राथमिकता रहेगी जो फॉरेस्ट के, जो हमारा फॉरेस्ट के पेज है, भारत सरकार जो पेज लगाती है वो लगाती है, दिक्कत करती है, तो उसका सामना मैं अपने मंत्री जी से मिलके, मुख्यमंत्री जी से मिलके, मेरी प्राथमिकता है कि उन्हें दूर करूँगा और उनको मार्गों का
निर्माण कराना मेरे सर्वोत्तम प्राथमिकता रहेगी। यस सर, आप जैसे कि जो ये वार्ड है ये राजधानी से सबसे नज़दीक वार्ड है, लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्र होने के साथ साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र भी के उसमें भी गिना जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या कार्य हो रहे हैं सर? हाँ, आपदा से आपने ठीक याद दिलाया है। अभी 2 साल पहले सरकेत में आपदा आई थी, उसमें 12 घर, मेरी जिला पंचायत में पड़ते 12 घर सरकेत में बह चुके थे। तो जब आपदा आई तो हम साइड में गए, मौके पे गए, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी गए, तो 3 लोग वहाँ 6 लोगों की कैजुअलिटी हो गई थी। 3 लोगों को हम बाय हेलीकॉप्टर, रास्ता आने का नहीं था, तो माननीय मंत्री जी ने, गणेश जोशी जी ने बाय हेलीकॉप्टर मंगाया वहाँ पे, तब उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा लेके मैक्स अस्पताल में, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अगर मैं सोचता हूँ अगर उसे बाई हेलीकॉप्टर में जाते तो उनकी आज वो इस दुनिया में नहीं होते, तो उनका प्राथमिक इलाज हुआ, आज बेचारे ठीक ठाक हैं और 2-3 बॉडी वहाँ मिली भी नहीं। तो मेरा क्षेत्र बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। तो जैसे आपदा आई थी तो हमने उन परिवारों को, जो 12-14 परिवार थे, उन्हें पहले एक स्कूल में शिफ्ट किया, अपना मालदत्ता स्कूल इंटर कॉलेज में मैंने ही उन्हें शिफ्ट करा। फिर उसके बाद उन्हें किचन लगाई, 2 महीने तक वो वहाँ पे रहे, सबको खाना पीना का इंतजाम करा, रहने का करा, और अपने आप आज की भगवान की दया से उनके फिर जगह दिलाई, शासन से जगह दिलाई, और उनके मकान जो आवास है वो लगभग बन के तैयार हो गए, और अपने 10 परिवार उसमें से वहाँ चले भी गए हैं। तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा उन परिवारों को। तो और भी जगह काफ़ी, जैसे मेरा खुद घर में उसी टाइम पे 10 दिन पहले मेरे घर में भी आपदा आ गई थी। मेरे, वो तो दिन की बात थी, मेरा भी काफ़ी नुकसान हो गया था, कुछ भी सामान नहीं बचा था घर में। तो मैंने अपना वो छोड़ के फिर वहाँ 10 दिन बाद वहाँ आ गई, तो मैंने जैसे भी तक अपना यहाँ तो हो जाएगा, पर जो अपनी पब्लिक है तो पब्लिक के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। आपदा है, कुछ भी काम हो तो हम सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। माननीय मंत्री जी भी हमारे, जिन्होंने विधायक जी भी, जहाँ जहाँ आपदा आते हैं तो हम समय से पहुँच जाते हैं और उनका निराकरण करते हैं। लेकिन सर, राजधानी के नज़दीक होने के बावजूद ये क्षेत्र, चाहे ये पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे भी कई इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य समस्या, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो जूझती है क्षेत्र की वो महिलाएं जूझती हैं। तो इस पे क्या कार्य करने की सरकार ने, जब सरकार ने आपको अधिकृत किया है, भाजपा भी अब हमारे स्टेट में बैठी हुई है, उन्होंने आपको अधिकृत यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे किया है, तो जो महिलाओं को जो समस्या होती है गाँव में, पहाड़ी क्षेत्रों में, रोड के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, तो उस पर क्या कार्य किए जा रहे हैं सर? उसमें हमने एनएम सेंटर, जो अपना फुलेत है, दूरस्थ गांव है, क्यारा के पास फुलेत गांव है, एक वहाँ पे एनएम सेंटर का हमने बनाना है वहाँ पे। उसमें लिए पैसा भी, जगह भी दे दी है और पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, 1,40,00,000 रुपए। जो उसके आसपास के जो दूरस्थ गाँव हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो जब उसका निर्माण लगभग टेंडर हो जाएगा, उसका पैसा भी सैंक्शन हो चुका है इस जिला योजना में, 1,40,00,000 रुपए। तो जब वहाँ बन जाएगा, एनएम भी बैठेगी, अपने स्टाफ भी बैठेगा उनका, तो जो महिलाओं की समस्या है तो वहाँ पे दूर हो जाएगी। लगभग वो, मैं समझता हूँ कि 1 साल में वो लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। पिछली उसमें योजना में हमारी प्राथमिकता रही थी कि यहाँ आसपास में ऐसे कुछ अस्पताल हों, जैसे हमारा सरोना क्षेत्र है, सरोना क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ की समस्या वहाँ दूर हो जाए। एनएम सेंटर भी है, और अपने वहाँ इधर की 7-8 ग्राम पंचायत इससे कवर हो जाएगी, 7-8 ग्राम पंचायत फुलेत गाँव से जब एनएम सेंटर वहाँ बन जाएगा तो उसमें भी कवर हो जाएगी। हम माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, उनसे भी परिचित हैं, तो उनसे भी अपने क्षेत्र के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर बैठे, एनएम बैठे, जिससे महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, कुछ होती है, तो दूर ना जाना पड़े और यहीं पे उनकी समस्या का हल हो जाए। जब पहाड़ी क्षेत्र की जब बात आती है, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र इसलिए ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि राजधानी के नज़दीक होने के साथ साथ ये पहाड़ी क्षेत्र भी है। जब क्षेत्र की पूरी बात होती है तो हम जिन्हें नहीं बुला सकते या जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो होते हैं युवा और छात्र। तो उनके लिए क्या सुविधाएं आपकी तरफ से जो 5 साल में आपने की हैं, और 5 साल में आपका एक फोकस होगा कि युवाओं के लिए, क्योंकि युवा हर गांव की और हमारे जो प्रदेश है उसके लिए एक मुख्य कड़ी होती है, उनके लिए क्या है आपके मैनिफेस्टो में जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए ये, जैसे हमने शिक्षा पे ध्यान दिया है, शिक्षा पे ध्यान दिया, जैसे इंटर कॉलेज स्कूलों की स्थिति जीर्ण शीर्ण थी। पहले सर्वप्रथम तो जब बच्चा पढ़ाई करता था उसका बैठने का स्थान सबसे पहले सुरक्षित हो, अच्छा हो, तभी वो अच्छी शिक्षा ले पाएगा। सर्वप्रथम हमने स्कूलों को फर्स्ट पेज में हमने उसका सुधारीकरण किया। दूसरा है रोजगार के लिए भी हम सरकार से आग्रह करेंगे
जैसे हम तो ये चाहते हैं जब अगर रोजगार ना मिले तो अपना स्वरोजगार करें। जैसे हमारा टूरिस्ट प्लेस है अपना, छोटा मोटा, जैसे हमारे लड़के, कोई लड़के होटल मैनेजमेंट करते हैं, वो करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूं, तो भाई नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, बाहर मत जाओ, अपना स्वरोजगार की ओर करो, स्वरोजगार लगाओ। चाहे उसमें छोटा अपना होटल खोलो, या अपने होम स्टे खोलो, या अपने जैसे भी अपने कोई चाउमीन की वो ठेली लगा लो, कोई अपना डेयरी उद्योग कर दो, कोई मुर्गा फार्म उद्योग कर दो, तो हम उसकी तरफ प्रेरित करते हैं कि अपने नौकरी के चक्कर में, नौकरी सबको सरकार तो दे नहीं सकती। तो मैं अपना सहजारा में टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ के लड़के भी अधिकतर जो पढ़ाई लिखाई करके अपने स्वरोजगार करते हैं, अपना कोई रेस्टोरेंट कर रहा है, कोई अपना होटल चला रहा है, इसीलिए हम स्वरोजगार, मेरा फोकस रहता है कि स्वरोजगार करो, अपने नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती। स्वरोजगार पे सरकार काफ़ी बेहतर कार्य कर रही है और युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन उसी के विपरीत एक बात आती है कि साथ ही आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि भू कानून के मुद्दे पे चर्चा चल रही है और सभी पहाड़ी लोग उसको एक साथ आगे बढ़ रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिसोर्ट, होम स्टे जो ऐसे लोगों के हैं जो भारी भारी हैं, मतलब कि यहाँ के नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं उनके अकॉर्डिंग। तो उस पे क्या है, एक तो भू कानून पे हमारी सरकार भी बात कर रही है कि एक सख्त भू कानून हम लागू कर चुके हैं। उसी के विपरीत अगर हम इन पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, अगर इसी क्षेत्र में हम घूमें तो काफ़ी रिजॉर्ट या होम स्टे या कैंपिंग ऐसे हैं जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, वो सभी बाहरी लोग हैं। तो क्या हमारे जो यहाँ के युवा हैं या यहाँ के लोग हैं, क्या वो इस स्तर का यहाँ पे कार्य नहीं कर सकते हैं, या उन्हें यहाँ पर सहयोग ना सरकार की तरफ से या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से नहीं मिल रहा? देखिए, भू कानून की बात करूँ मैं, भू कानून तो सरकार को, ये जब राज्य बना था, राजधानी बनी थी, तो भू कानून तो उसी टाइम लगा देना था सरकार को, क्योंकि उसके बाद ही जमीनों को रेट बढ़े हैं और उसी के बाद भारी लोगों ने प्रवेश किया है। तो इसमें सरकार की मैं करता हूँ कि सरकार की गलती या कुछ भी मानो आप, सरकार को भू कानून पहले ही लगा देना चाहिए था। अगर पहले भू कानून लगा देते तो आज भारी लोगों को प्रवेश नहीं होता और भारी लोग इतना यहाँ पे हावी नहीं होते। दूसरा बात आपने ये करा कि लोकल लोगों पे वो नहीं है, रोजगार या कुछ नहीं है, कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे, जहाँ पे हम इस होटल में बैठे हुए, तो यहाँ लोकल ही नेगी जी का होटल है, यहाँ पे अपने सुरेश नेगी जी, अपने राजेंद्र नेगी जी, ये भी अपना रोजगार इसमें कर रहे हैं, ये फॉल से है। अब कल मैं सुवाकोली में जा रखा था, तो अरविंद राणा जी एक हुआ, उन्होंने एडवेंचर का काम किया अपना, वो भी सोए अपनी जमीन पे और सोए अपना कर रहे हो, स्वरोजगार कर रहे हैं उसमें। एडवेंचर का काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका, जो उसमें वो करते हैं साइकिलिंग वगैरह, जो भी एडवेंचर का काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऐसे नहीं, लोकल लोग भी कर रहे हैं यहाँ पर स्वरोजगार, कुछ लोग बाहरी भी कर रहे हैं। तो बाहरी अपना अपना वो है कि हमारा फोकस रहेगा कि अपने जो भी हमारी तरफ से सहायता होगी, अगर लोकल लोग भी, अगर कोई लड़का चाहता है कि अपना स्वरोजगार करना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखेगा, तो हम उसकी अपने द्वारा दूर करेंगे। सरकार के द्वारा अगर कमी आ रही है तो उसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे होम स्टे की अपनी योजना है सरकार की, अपने जो पुराने घर है, पुराने मकान है, उसमें होम स्टे अपने कर सकता है, हम उसके लिए पर्यटक विभाग के द्वारा लोन दिला सकते हैं और भी कार्य करा सकते हैं। जो हमसे बन बैठेगा वो हम वर्क करेंगे। तो सर, जो ये चुनावी दंगल चल रहा है इसमें कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, तो आप कितना, जो आपके विपक्षी प्रत्याशी हैं उनको कितना आंकते हैं और आप अपने को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैंने 5 साल, पिछले 5 सालों से मैं क्षेत्र में निरंतर लगा रहा हूँ, निरंतर। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी हम जब लोग घरों में बैठे रहे, तो हमने अपने ऑफिस के ऊपर मोदी किचन लगाई, उसमें 200-150 लोग रोज खाना खाते थे। मजदूर वहाँ पे, नदी भी थी और मजदूर भी फंसे हुए थे। और मैं तब भी हर ग्राम पंचायत में गया, अपने 23 ग्राम पंचायत है, 23 ग्राम पंचायत में हमने कई मास्क दिए, कई सैनिटाइजर दिए, कई राशन किट दिए, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के सहयोग से। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तब भी चुप नहीं बैठे, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपदा काल हो, निरंतर हमने काम किया है। और मैं अपने काम के प्रति अस्वस्थ हूँ। अपने जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। अब जो दूसरे प्रत्याशी की बात करी आपने, उनका तो ये जिला पंचायत क्षेत्र भी नहीं है, अपना बोर्ड भी नहीं है इस क्षेत्र में, उनका अपना बोर्ड द्वारा जिला पंचायत में है, जो अपने थाना पंचायत में आता है। तो मैं नहीं समझता कि वो किस कारण यहाँ पे क्षेत्र पे उठे या किस कारण हुए। तो मैं अपने सामने उनकी कोई चुनौती नहीं मानता, मैं अपनी उसके लिए जनता का भरपूर सहयोग है, अपनी
उसके लिए आश्वस्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे क्षेत्र में उतारा है, तो सरकार का सहयोग क्या इस चुनाव में रह रहा है? सरकार का सहयोग ही माननीय मंत्री जी, अब चुनाव सिंबल हमें चुनाव चिन्ह मिल गया है। माननीय मंत्री जी बैठक वगैरह जनसभा लास्ट में हम सोचेंगे 22-23 के बाद माननीय मंत्री जी की जनसभाएं करेंगे। अपने विधायक उमेश शर्मा काऊ जी है, जो उनका क्षेत्र रायपुर विधानसभा का है, उनके क्षेत्र में भी 2-3 जनसभाएं करेंगे, तो उनका आशीर्वाद और सहयोग हमें भरपूर मिलेगा। मतदान के लिए सर कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश या कुछ अपील करना चाहें? मैं क्षेत्र की जनता के लिए ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना जो अपने दूसरे प्रत्याशी है वो तो अभी 15 दिन दिखेंगे, 15 दिन बाद गोल हो जाएंगे। और हमने तो अपने पिछले भी 5 साल क्षेत्र में रहे, निरंतर रहे, और अब भी दिखेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना वोट का यूज सही ढंग से करें। और मेरा चुनाव निशान अपने पहले नंबर पे उगता सूरज है, उसी पे मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद दें। और मुझे पूरी उम्मीद है वो भरपूर अपना आशीर्वाद देंगे और उसमें अब मुझे विजयी बनाएंगे। हमारे साथ वीर सिंह चौहान जी थे, जो वार्ड नंबर 25 स्थल क्षेत्र जो देहरादून, रायपुर और मसूरी विधान क्षेत्र में पड़ता है। और काफ़ी लंबी चर्चा हुई यहाँ पे, जो उनके पिछले कार्यकाल का जो कार्य रहा उन्होंने वो भी आपके समक्ष रखा। साथ ही उनका आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है इस क्षेत्र के लिए, क्या वो इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की।